कांग्रेस के कर्मवीर, जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। स्वागत भूपेश जी आपका। जी नमस्कार। तो कहां से शुरू करें, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से? मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं तो सवाल ही नहीं उठता कि छत्तीसगढ़ से बाहर की पहले बहुत शुरुआत करें। वैसे तो आप पूरे देश के बारे में पूछ सकते हैं और जहां भी सवाल पूछना चाहें। तो छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर आप देश के पास जा रहे हो, खासकर इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से अलग है। देखिए, गुजरात मॉडल क्या है मैं नहीं समझता कि कोई जान पाया है। 7 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही थी। लेकिन 7 साल बीत गया, किसी ने गुजरात मॉडल का स्वाद नहीं चखा साहब। वो क्या होता वो जान ही नहीं पाए। और इसलिए अब गुजरात मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं करते। अब तो देश में फैला दिया, वो तो सब जगह है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है, यही मॉडल वो बताया जाता है। लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, महिलाएं के एनीमिक ज़्यादा हो रही हैं। आपके मॉडल में अलग क्या है? देखिए, हमारे मॉडल में यह है कि हम सबसे पहली बात यह है कि लोगों के आय कैसे, उसमें वृद्धि कैसे हो। और छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले किसानों के ऋण माफ़ी से किया। तब सवाल पूछा गया कि केवल ऋण माफ़ी करने से किसानों का उत्थान कैसे हो सकता है। मैंने कहा वो जो मानसिक रूप से जो दबाव है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उससे उभरने का एक रास्ता है ऋण माफ़ी। दूसरा, हमने उसमें कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदें, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है। तो हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया। उससे हुआ क्या कि लोगों के आय में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति बढ़ गई। और ये पिछले 3 साल में आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल में करें, चाहे रियल इस्टेट में करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर करें, चाहे वो सराफा बाज़ार की बात करें, किसी भी सेक्टर में आप जाकर देखेंगे उसमें ग्रोथ है। पूरे देश में मंदी का असर रहा है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और उसके बाद लॉकडाउन जो अभी कोरोना काल आया, उसमें देश के मंदी के चपेट में रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा। और केवल हम धान ही नहीं खरीदे साहब, अभी लगभग 22 लाख किसान रजिस्ट्रेशन किए हैं। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और लगभग 23,000 करोड़ किसानों के खाते में गए। और इनपुट सब्सिडी है वो 7,000 करोड़ हमने दिया। तो लगातार आय में वृद्धि किसानों की हुई। दूसरा हमने किया है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। तो पूरे देश के जो जितने लघु वनोपज खरीदे गए, उसके 74% अकेले छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने वन विभाग को 11 पुरस्कार दिए साहब। वन मंत्री जी खुद गए थे हमारे छत्तीसगढ़, वहाँ पुरस्कार दिए। पूरा 11 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को, 74%। और उसका कारण ये है कि हमने 7 जो लघु वनोपज पहले खरीदे जाते थे, हमने उसमें उसको बढ़ाया, 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासियों के मुख्य आय के स्रोत होते हैं, जिसे बीड़ी बनती है, उसे 2,500 था, उसको हमने बढ़ा के 4,000 प्रति मानक बोरा किया। दूसरा, जितने लघु वनोपज है, जैसे महुआ है, महुआ 17 रुपये कीमत थी, भारत सरकार ने तय किया था, हमने 30 रुपये में खरीदा, उसको बढ़ा दिया। बाद में भारत सरकार ने भी 30 रुपये किया। लेकिन हमने उसकी खरीदी की व्यवस्था की, और न केवल खरीदी की व्यवस्था की बल्कि उसके वैल्यू एडिशन भी किया। मान लो इमली संग्रह करते थे और उसके बाद बेच देते थे। अब इमली से हम उसके सॉस भी बना रहे हैं, कैंडी भी बना रहे हैं, महुआ के लड्डू भी बना रहे हैं, एनर्जी बार भी बना रहे हैं, उसके ड्रिंक भी बना रहे हैं। तो सब चीज़ों का हम लोगों को वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की है इन 3 सालों में। तो इसके कारण से आदिवासियों के आय में वृद्धि हुई, क्रय शक्ति बढ़ी है। अब नहीं, जैसे आप धान खरीद की बात कर रहे हैं, तो धान खरीद में
अभी जो 1 तारीख से शुरू होनी थी कल से जी। ही, उसमें ये हुआ कि बारदाने की कमी पड़ गई। जी। रमन सिंह जी ने कहा कि हमारे टाइम में तो कभी कमी नहीं पड़ती थी, आप ये कैसी व्यवस्था है कि आपके बारदाने की कमी पड़ गई? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो अधिकांश समय दिल्ली में यूपीए की सरकार रही साहब, और यूपीए की सरकार में जो जूट कमिश्नर है वो बराबर बारदाना उपलब्ध कराते रहे, इस कारण से कोई दिक्कत हुई नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके लिए खास तौर पर रोका गया? हमको तो जगह जगह रोकने की कोशिश हो रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं बारदाना की बात करूँगा। जब हमने 25 रुपये में धान खरीदा तो हमें भारत सरकार से फरमान आया कि आप 1 रुपया भी समर्थन मूल्य से अधिक देंगे तो आपके चावल को एफसीआई में जमा नहीं करेंगे, नंबर 1। तो हमने कहा कि भाई ठीक है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर देते हैं। वो बोले कि आप केवल धान में दे रहे हैं। हमने कहा धान ही नहीं दे रहे, हम मक्का भी दे रहे हैं, हम गन्ना भी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा कीमत हमारे यहाँ। तो बोले जितने बरसात में जितनी फसलें होती है उसको दीजिएगा। हमने इस साल जितने भी बरसात में खरीफ में जो जितने भी हमारे फसल हैं उसमें हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं 9,000 रुपये प्रति एकड़। मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब क्या हुआ कि आपके चावल तो खरीदेंगे साहब, लेकिन उसना चावल नहीं खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे, अरवा खरीदेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी के धान ही ज़्यादा उत्पादन होते हैं। आप कह रहे हैं ये जानबूझ के आपको टारगेट, छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है? सवाल ही नहीं उठता साहब। फिर अब बारदाने की बात आई है। बारदाना भारत सरकार के जो जूट कमिश्नर हैं वो हर राज्य को देता है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ को। हमारे यहाँ बारदाना की कमी क्यों हो रही साहब? जब उनको पहले से ऑर्डर दे दिया, हमको 5 लाख गठान की ज़रूरत है, इस साल तो करीब 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें बारदाने की कमी हमको दीजिए, और हर साल देते रहे। फिर अब देना बंद क्यों? पिछले साल तो समझ आता था कि लॉकडाउन के कारण से जितने भी जूट मिल है, और जूट मिल मैक्सिमम जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद थी तो कम पड़ा, तो समझ आता है। इस साल तो वो बात नहीं है। फिर हमको बारदाना क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बारदाना उपलब्ध नहीं। आप कह रहे हैं ये सब कुछ राजनीति है? बिल्कुल राजनीति साहब, इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं। क्योंकि आप कांग्रेस के हैं इसलिए? बिल्कुल वही सही बात है। उसका एक उदाहरण और मैं देता हूँ। आज से 2.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, खाद्य मंत्री को भी लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को भी लिखा कि हमारे यहाँ सरप्लस पेडी है, और सरप्लस पेडी है तो जितना आप एफसीआई में जमा करते हैं, जितना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पूल और सेंट्रल पूल में जितने चावल की ज़रूरत पड़ती है, उसके अतिरिक्त भी हमारे पास धान है। तो अतिरिक्त धान के हमको एथेनॉल बनाने के, मतलब फ्यूल बनाने की हमको अनुमति दे दीजिए। लेकिन 2.25 साल हो गया, आज तक के भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। हम उसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको केवल चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि यदि एथेनॉल बना लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि किसानों को दाम मिलेगा, नई फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार। वो भी ये सब सारी चीज़ें आपकी स्कीम्स रोकी जा रही हैं? बिल्कुल रोके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप भी तो रोक रहे हैं ना उनकी स्कीम्स, पीएम आवास योजना है जैसे। उसके लिए ये है कि सेंट्रल जो एक्साइज का जो पैसा है हमको दे नहीं साहब। 20,000 करोड़ रुपए हमारा रोका हुआ है आज तक के। और एक्साइज का पैसा जब मिलेगा तब आप आवास योजना लगाएंगे? भाई मेरे पास जो योजनाएं हैं यदि दे दें, बिल्कुल हम बंद नहीं किए हैं, लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति देखिए। एक तरफ आप हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, दूसरे तरफ एफसीआई में आप शर्त पे शर्त लाद रहे हैं, तीसरी बात यह है कि हमारे एक्साइज के पैसा नहीं दे रहे हैं, चौथी बात यह है कि भारत सरकार ने 2014 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जितने भी कोयला खदान है उसे निरस्त किया गया, और उस समय जो प्राइवेट जितने भी कोयला खदान चला रहे थे उसे पेनाल्टी लिया गया, और पेनाल्टी के जो पैसा है वो राज्यों का ही होता है। 4,140 करोड़ रुपया आज तक के भारत सरकार रोक रखी है। जो कोयला मंत्री है उसे बात करें वो सहमत है, लेकिन दे नहीं रहे। सेंट्रल पूल में पड़ा हुआ हमारे 4,41 करोड़। अब प्रधानमंत्री भी हमने रिक्वेस्ट किया था वो पैसा हमको दे दीजिए। वो पैसा देते तो हम बिल्कुल आवाज कल शुरू कर दें, क्योंकि मैचिंग ग्रांट है। तो आप कह रहे हैं ईगो की लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए, हम तुरंत शुरू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? 3 साल होने को जा रहे हैं आपको जी मुख्यमंत्री काल को।
अब छत्तीसगढ़ के अखबार पढ़ो तो कहा जाता है कि ये 6 महीने एक्स्ट्रा हो गया, आपकी तो 2.5 साल की डील थी कि 2.5 साल रहेगा। वो तो 6 महीने बीत गए साहब, अब 3 साल पूरा हो गया दिसंबर में, अब कहाँ वो बात रह गई। वो पर डील थी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सवाल इस बात का, हाईकमान जिस दिन बोले, जिस क्षण बोले उस समय इस्तीफा साहब। हाईकमान ने हमको जिम्मेदारी दी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, और जिस दिन हाईकमान बोले उस दिन दूसरे को मौका मिल जाएगा। नहीं तो वो आप कभी आपके समर्थक आते दिखते हैं दिल्ली, फिर कभी सिंहदेव साहब आते दिखते हैं दिल्ली। ये सब क्या है कि मीडिया के साथी लोग हैं ना, वो खबरें बनाते रहते हैं, तो जो लोग सुनते हैं वो तो दौड़े चले आए क्या हो रहा है देखने। जो जिसको भी राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति बिल्कुल क्या है शक्ति प्रदर्शन, हाईकमान के सामने कोई शक्ति प्रदर्शन करेगा। जिस हाईकमान ने हमको यहाँ तक पहुंचाया उसके सामने हम ताकत दिखाएं। जो ताकत है वो कांग्रेस की ताकत है। आपको कोई दिक्कत नहीं है सिंहदेव जी बन जाए सीएम तो? कि हाईकमान जिसको नियुक्त कर दे वो हमारा नेता। तो अभी मतलब हाईकमान की नजरों में आप ऊपर बने हुए हैं? अभी तक के तो हूँ साहब। और इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है जी। तो अब हाईकमान मतलब प्रियंका जी माना जाए या राहुल जी माने जाए? जी, प्रियंका जी हाईकमान है या राहुल जी हाईकमान है? अभी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता तो वही हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो राहुल जी उसको उस स्थान को ग्रहण करें। हाँ। तो हमारे उस समय तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तब तो राहुल जी ही थे हमारे अध्यक्ष थे। और अब आप प्रियंका जी के भी बड़े विश्वसनीय हैं। हमारे महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से। देखिए उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं साहब। अब कौन चेहरा होगा इसको तो ये हाईकमान का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन अभी तो हम प्रियंका जी के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी को आप चाहते हैं कि अध्यक्ष हो जाएं, अभी हाईकमान सोनिया जी हैं, वो तय करेंगी। इसलिए तो कहते हैं एक ही परिवार में सब कुछ घूम रहा है। देखिए ये परिवार के प्रति कांग्रेस जनों में और हिंदुस्तान की जनता में बड़ा विश्वास है। जो त्याग, जो बलिदान इस परिवार ने दिया, ऐसा दूसरा परिवार आपको देखने में नहीं मिलेगा। और हम अपना नेता किसे चुने ये दूसरा तय थोड़ी करेगा, हम कांग्रेस जन तय करेंगे हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। नहीं, पर विश्लेषण ये है कि भाई जनता इसलिए आपको नहीं नेता मानती, आपकी पार्टी को नेतृत्व नहीं देती क्योंकि आप अपना नेता सिर्फ एक परिवार में। एक चीज बताइए, क्या जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हिंदुस्तान की जनता ने तय किया? पर उनके अध्यक्ष बनने से हिंदुस्तान की जनता को कोई दिक्कत नहीं दिखती ना, वोट तो उनको लगातार मिलते जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आए तो पूछे कौन सा नड्डा। नहीं, पर उनकी पार्टी में जो भी हो रहा हो, उनकी पार्टी को समर्थन तो मिल ही रहा है। आपको छत्तीसगढ़ में जरूर मिला, लेकिन बाकी जगह नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला साहब? सब जगह मिला। अब गुजरात चुरा के ले जाए, कर्नाटक चुरा के ले जाए, मध्य प्रदेश चुरा के ले जाए, नॉर्थ ईस्ट में चुरा के ले जाए। अरे समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था साहब, कांग्रेस को मिला था। आप अपनी गठरी इस प्रकार से चोरी कर करके ले जाए, उसके बाद बोले कि हमारी बहुमत है। कांग्रेस अब भी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, क्योंकि ये सेक्युलर शब्द बहुत दिनों से सुना नहीं। क्या आपको डर लगता है सेक्युलर कहने से फिर आप ब्रांडेड हो जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी? देखिए हमारी जो समाजवादी जो अवधारणा नेहरू जी के समय, गांधी जी के समय है वो है, और वो वही आगे चलेगा। आप सेक्युलर पार्टी हैं? बिल्कुल है साहब, उसमें क्या तकलीफ है। और आप भी जैसे ये राम वन गमन पथ और ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम गाय की सेवा करते हैं, लेकिन गाय के नाम से वोट नहीं मांगते साहब। और ये जितने भी गौशाला चला रहे हैं, गाय दुबली हो रही है, और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शासन का जो पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, वो सब खा पी बराबर कर रहे हैं, वो मोटे हो रहे हैं, और जो गाय है वो दुबली हो रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा। हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं साहब, और 54 लाख क्विंटल हमने गोबर 1 साल के अंदर खरीदा है, और 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, और उसे खेतों में छिड़कने भी काम किए हैं। तो अर्थ से हमने जोड़ा है। तो इसी कारण से हमारे गौ माता की सेवा भी हो रही है। आप कहेंगे वो धार्मिक है, मतलब आप चुनावी हिंदू नहीं है, जो बार बार कांग्रेस पे इल्जाम लगता है कि कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उसका हम निर्वहन करते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी भी, सब भी। भारत की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। हर अलग अलग रीजन में आप जाकर देखेंगे तो अलग अलग संस्कृतियाँ मिलेगी, और उन संस्कृतियों से जुड़ के सब हिंदुस्तान बना है, वही सब एकजुट करके रखा है।
आखिरी सवाल भूपेश जी, वो 2.5 साल वाला तो पीरियड निकल गया, आपने कहा आप क्यों पकड़े हुए हैं? हाँ। अब अगला जो होगा, ये चलिए यहाँ तो आपने 3 साल हो गया साहब, आप हाँ, पकड़े छुए 2.5 साल। अब 3 साल यहाँ हो गया, इसके बाद अगला पड़ाव दिल्ली की राजनीति में है या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम ही रहेंगे? देखिए साहब, मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, मेरे घर में पहले कोई विधायक नहीं था मेरे पहले, पार्टी ने मुझे विधानसभा भी टिकट दिया, मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। पार्टी तय करेगी, मुझे तो, मैं काम करते रहा हूँ, मुझे जिम्मेदारी मिलती रही है, आगे क्या होगा पार्टी हाईकमान जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़।